हाँ, तो मित्रों फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई को ये कहा है कि तुम इनकी हवा टाइट करो ये ईपीएफओ जो कि सब्सक्राइबर को अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है, और इस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को जिसने पिछले 2 साल में 92 करोड़ का स्कैम किया है। एक एक करके मामला समझते हैं। सबसे पहले ईपीएफओ काम क्या करता है? तो मजदूर की सैलरी का 12% कट होगा। मालिक सामने उतनी ही अमाउंट 12% अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा ऐड करेगा, और ये सारा पैसा जाएगा ईपीएफओ को जो एक सरकारी संस्था है, और वहां से इस मजदूर को पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस आदि फैसिलिटी मिलती है। तकलीफ यह है कि ईपीएफओ के पास सब्सक्राइबर का इतना जो पैसा आया, तो उसमें ज़्यादातर मतलब अगर पूरी पानी की टंकी है तो उसमें बाल्टी भर के तो वो सरकार को ही लोन में दे देते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो पूरे इन्वेस्टमेंट का करीब 45 टू 65% तो वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल देते हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब आपने सरकार को एक प्रकार से लोन दिया जिस पे सरकार ब्याज वापस करेगी करीब 6 से 8%। तो ये तो काफ़ी लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। इतना ही कमाना था तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता वो आदमी। फिर दूसरे क्रम में करीब 20 से 45% वो अलग अलग कंपनियों के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। बॉन्ड मतलब आप कंपनी को लोन में पैसा दे रहे हैं, और उसमें भी क्योंकि ये सरकारी संस्था है तो बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनियों में जाएगा नहीं। तो सेफ वाली कंपनियों के बॉन्ड खरीदेगा, सामने वो सेफ कंपनी है तो वो ब्याज भी कम देगी। तो उधर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा। और पूरे 100 रुपये अगर वो लगा रहा है तो मुश्किल से उसमें से 15% वो शेयर बाजार में लगाएगा। जबकि शेयर बाजार में आप पैसा डालते हैं तो बॉन्ड्स के मुकाबले आपको ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रहती है कि मान लो बॉन्ड्स में आपको 6, 8, 10% मिल रहा है, शेयर बाजार में हो सकता है 12, 15% रिटर्न मिले। तो क्योंकि ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट पैटर्न काफ़ी कंजर्वेटिव है, सेफ है, तो वो अपने सब्सक्राइबर के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई को कहा कि तुम जरा इसको चेक करके ठीक करो, बिकॉज ईपीएफओ नॉट गिविंग गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको ये भी प्रश्न होगा तो भाई ये मजदूर क्यों फंसा है ईपीएफओ में? वो जाके एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में ज्वाइन कर ले, जहां अभी नया रिफॉर्म लिया गया है कि जितना आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 100 का 100% आप शेयर बाजार में डाल सकते हैं। भाई आप बात समझिए, ईपीएफओ कानून के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी मजदूर जो 15,000 या उससे कम कमाता है, तो वो कानूनन रूप से अनिवार्य है, लीगली कंपलसरी है कि उसने ये ज्वाइन करना ही होगा, उसकी सैलरी से पैसा कटेगा। तो ऑलरेडी एक तो सैलरी बेचारे की कम है, उसमें भी 12% कट रहा है ईपीएफओ में। अब आप उसको बोले कि तुम एनपीएस एक्स्ट्रा ज्वाइन करो तो उसको घर भी तो चलाना है, सारा पैसा क्या बस पेंशन स्कीमों में इन्वेस्ट करता रहे बेचारा। आपको ये भी प्रश्न होगा कि ईपीएफओ अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा, तो पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए क्या कर रहा है? तो पीएफआरडीए मित्रों समझिए उसके पास कानून के हिसाब से ऐसा पावर है ही नहीं कि वो ईपीएफओ को ज़्यादा कुछ बोल सके, क्योंकि ईपीएफओ का कानून अलग है और उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन और सत्ताएं ईपीएफओ को खुद मिल गई है। तो ईपीएफओ का मॉडल है किसी का भाई किसी की जान, मतलब वो खुद ही अपना रेगुलेटर है और वो खुद ही अपना फंड मैनेजर है, और ये सारे डिसीजन होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और उसके नीचे जो अधिकारी होते हैं। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके प्रतिनिधि होते हैं। फिर मजदूर संघ के कुछ नेता बैठेंगे और उद्योगपतियों की तरफ से कुछ लोग बैठेंगे। तो ये पूरा ट्रस्टी बोर्ड फिर डिसीजन लेगा। अब स्वाभाविक है इसमें आप सोचिए कि जो उद्योगपतियों की साइड से है वो कहेगा शेयर बाजार में ज़्यादा पैसे लगाओ, लेकिन बाकी जो 3 है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ये मजदूर संघ के लोग, वो कहेंगे नहीं सरकार को ज़्यादा लोन में जाना चाहिए, शेयर मार्केट में कम पैसा डालो क्योंकि वो सब अदानी को चला जाएगा वगैरह। इस कारण से ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें शेयर बाजार में मुश्किल में 100 में से 15 रुपए ही शेयर बाजार में जाते हैं। खैर फाइनेंस मिनिस्टर के आदेश के बाद आरबीआई ने सब तहकीकात की और ईपीएफओ को 2 रिफॉर्म सुझाए हैं। पहला कि आप धीरे-धीरे शेयर बाजार में ज़्यादा परसेंटेज अपना इन्वेस्टमेंट डालना शुरू करो, इंक्रीज द एक्सपोजर टू इक्विटीज। और दूसरा रिफॉर्म ये लिया गया कि एक नई कमिटी बनाई जाएगी ईपीएफओ के अंदर, जहां आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री के अधिकारी होंगे, और वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी प्रश्न होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर को लगा ईपीएफओ ठीक काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने पीएफआरडीए या सेबी को क्यों नहीं बोला, सीधा आरबीआई को क्यों बोला कि तुम ये चेक करो, जबकि आरबीआई का काम तो बैंकिंग रेगुलेशन है। ये तो पेंशन फंड या शेयर बाजार की तरफ की बातें चल रही हैं। उसके कारण मैंने आपको बताया पीएफआरडीए के पास तो लीगल पावर्स ही बहुत कम है, तो वो कुछ बोल नहीं सकता। सेबी के खुद के वांदे चल रहे हैं, वो अदानी हिंडनबर्ग, और उसके बाद उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उसे खुद का ही अपना हाउस क्लीन अप पहले करना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, चाहे इंश्योरेंस, पेंशन, शेयर मार्केट या बैंकिंग, उन सभी रेगुलेटर्स में आरबीआई को सुपर रेगुलेटर माना जाता है क्योंकि वो सबसे पुराना है। और दूसरा, आरबीआई एक्ट के तहत जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके ऊपर भी आरबीआई के कुछ नियंत्रण होते हैं,
जिसे हम कहते हैं रेसिड्यूअरी पावर्स। जैसे आप संविधान में याद करें कि 7 शेड्यूल के हिसाब से कुछ मामलों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कुछ पे राज्य सरकार। और मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जिस पे कोई संविधान में लिखा ही नहीं कि पबजी वीडियो गेम पे कौन कानून बनाएगा, तो ऐसे जो रेसिड्यूअरी मैटर्स हैं उस पे केंद्र सरकार कानून बनाता है। सिमिलरली एक तरफ बैंक है, दूसरी तरफ एनबीएफसी, और फिर भी कुछ बचता है जिस पर कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, या कुछ खामियां या कुछ वैक्यूम रह जाता है, तो आरबीआई के पावर बनते हैं, बिकॉज इट हैज द रेसिड्यूअरी पावर्स। अवशिष्ट सत्ताएं हैं। मित्रों, ईपीएफओ की परीक्षा के सभी पुराने क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज उसमें कौन से सब्जेक्ट से कम ज़्यादा पूछते हैं, उस हिसाब से कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने कंपाइलेशन बनाया है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। unacademy.com/content/upsc/epfo पे जाएं। फ्री अनलॉक कोड याद रहे mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैटर था कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के ऊपर भी टाइट करना है। पहले तो मित्रों आप नॉर्मल बैंक्स जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का फर्क समझो। ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक 1882 में अंग्रेजों के ज़माने में बना। उस पर आरबीआई का कंट्रोल कम रहता है। उसके मुकाबले जो ये नॉर्मल बैंक्स है जिसे हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स, एक्सिस, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, उस पर आरबीआई का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। कारण समझते हैं। कमर्शियल बैंक है वो जनता का पैसा डिपॉजिट में लेते हैं और सामने सब अलग अलग जगह होम लोन, कार लोन, बाइक लोन सब देंगे, तो पब्लिक एट लार्ज को वो लोन दे रहे हैं। ये सारी मैटर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आती है, तो आरबीआई इन पे ज़्यादा सख्ती से निगरानी रखता है। ऑन दी अदर हैंड ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बना अंग्रेजों के ज़माने में, उसका काम थोड़ा अलग है कि वो जनता से जो पैसा लेता है वो अलग जात के स्मॉल सेविंग स्कीम्स होते हैं, और वहाँ से पैसा वो आम जनता को लोन में नहीं देता, वो सीधा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बाकी सरकारी संस्थाओं को लोन में देता है। तो इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उस पर संपूर्ण तरीके से लगता नहीं। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का एक अलग कानून है, उसके कुछ कुछ बिंदु उस पर लगते हैं। इसके अलावा एक तीसरे जात का बैंक है पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन्होंने बनाया 2016 में। हालांकि वो पेमेंट बैंक है, पेटीएम जैसा है, तो वो लोन नहीं दे सकता। डिपॉजिट में पैसा वो लेगा, लेकिन वो दूसरे बड़े बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करेगा या सरकार कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके लोन में दे देगा। खैर अभी पेमेंट बैंक में जाके मामला जटिल नहीं करना, हम वापस आते हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है जो अंग्रेजों के ज़माने में बना, उसमें पिछले 2 साल से 90 करोड़ से ज़्यादा के स्कैम हो गए। स्कैम इस तरह से कि आम आदमी ने जो पैसा डिपॉजिट किया हो, तो वो डाक सेवक और जो पोस्ट विभाग में काम करने वाले लोगों ने आगे सरकार में भेजना होता है, उधर इधर रसीद में इधर उधर धांधली करके पैसा गबन हो गया है, और आरबीआई ने ज़्यादा कुछ रेगुलेट इसको किया नहीं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और आरबीआई के बीच एक एग्रीमेंट होगा, सुपरवाइजरी पैक्ट, जिसके तहत आरबीआई इन पे ज़्यादा टाइट रेगुलेशन करेगा, क्योंकि कानूनन तो करना थोड़ा मुश्किल है। तो बस इस तरह से दोनों ईपीएफओ और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की हवा टाइट की जाएगी बाय आरबीआई। मित्रों, दिवाली के इस शुभ अवसर पर अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन, जिसमें लाइव लेक्चर के 1 साल की एक्सेस आपको मिलती थी 25,000 में, वो अवेलेबल है केवल 17,999 में एक लिमिटेड टाइम के लिए, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट सब कुछ लाइव लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नोट्स और स्टडी मटेरियल भी दिए जाते हैं। और दिवाली के अवसर पर आपको एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट है कि अनअकैडमी का मेंस निश्चय बैच, जिसकी अलग से स्टैंड अलोन प्राइस करीब 10,000 रुपीज़ है, उसकी टोटल फ्री एक्सेस भी आपको मिलती है, जिसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 75 लाइव लेक्चर्स और मेंस के एक्सक्लूसिव नोट्स भी दिए जाते हैं। और अनअकैडमी के ऐसे ही सब ऑफरिंग्स की मदद से पिछली एग्जाम सीजन में 80 से ज़्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया था, और अगर उसमें हम मॉक इंटरव्यू वाले जोड़ दें तो ये नंबर और बढ़ जाता है। तो डिस्काउंट कोड mrunal.org अप्लाई करके आज ही आप ज्वाइन करें। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप रिवीजन, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बाकी मित्रों, दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.